Welcome, guys. National income. Let's start with the meaning first. Well, national income is a measure of factor earning of the residents of the country, both from domestic territory and from abroad. अब इसमें जो टर्म्स है मेरे बच्चों, रेजिडेंट्स, डोमेस्टिक टेरिटरी, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे आपके लिए. अच्छा, आप में से कुछ लोग होंगे हु विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद दिस डेफिनेशन. व्हाई? आई विल टेल यू. कुछ लोगों को जब उन्होंने इनिशियली सबसे स्टार्ट पे अपने स्कूल लेवल पर नेशनल इनकम किया होगा तो उन्हें जो डेफिनेशन कराई गई होगी वो कराई गई होगी दैट नेशनल इनकम मे बी डिफाइंड एज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. सो गाइस, दैट डेफिनेशन विल ऑल्सो वर्क, नॉट अ प्रॉब्लम. So there are three methods to measure national income known as income method, product method and expenditure method. Well, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि तीनों मेथड्स कैसे क्यों सेम आंसर देंगे. So with the help of an example we will see that all three methods will give the same answer. Now imagine an economy with two businesses called Orange Ink and Juice Ink. Following are the transactions of each business during the year. आइए enjoy करते हैं मेरे बच्चों. Come on. ऑरेंज इंक ट्रांजेक्शंस, वेजेस पे किया 15,000 रुपीज़, टैक्स दिया गवर्नमेंट को 5,000 रुपीज़, ऑरेंज पब्लिक को बेचा 10,000 रुपीज़, ऑरेंज बेचा जूस इंक को 25,000 25,000 रुपीज़. जूस इंक, वेल दे हैव पेड वेजेस 10,000 रुपीज़, टैक्सेस टू गवर्नमेंट 2,000 रुपीज़ और रेवेन्यू जो उनको रिसीव हुआ बाय सेलिंग ऑरेंज जूसेस टू पब्लिक इज 40,000 रुपीज़. मेरे बच्चों, मैं अब आपको तीनों मेथड से सेम आंसर कैसे आएगा वो बताने का प्रयास करूंगा. आप सभी लोगों से विनती है ध्यान से समझिएगा. सबसे पहले बेटा इनकम मेथड और इनकम अप्रोच विदाउट गवर्नमेंट, यानी अगर हम सिर्फ टू सेक्टर कंसीडर करें. मेरे बच्चों, इन दिस एग्जाम्पल इनकम मेथड की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म ऑफ इनकम कौन कौन सी हो सकती है? आई थिंक वेजेस. I mean, you work for someone and you get wages. That's a part of your income. That's a form of income which one can earn. So wages यहाँ से 15, यहाँ से 10, total 25,000. दूसरा जो इनकम का सोर्स मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है that these two businesses profits. आइए मेरा बच्चा पहले प्रॉफिट ऑफ ऑरेंज इंक की बात कर लेते हैं. वेल, ऑरेंज इंक मेरे बच्चों पब्लिक को कितने का संतरा बेचा? 10,000. जूस इंक को कितने का बेचा? 25,000. टोटल रेवेन्यू 35,000. गवर्नमेंट को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, सो सिर्फ एक ही एक्सपेंस माना जाएगा विच इज़ वेजेस विच दे हैव पेड 15,000. सो ऑरेंज इंक का प्रॉफिट कम्स अप एज 20,000. What about juicing? Well, total जूस बेचा 40,000 रुपीज़ का, दैट्स 40,000 माइनस 25,000 जो इन्होंने ऑरेंज खरीदे थे वो भी तो खर्चा रहा होगा ना, माइनस वेजेस पेड एंड प्रॉफिट इज 5,000. माइंडेड, अभी हमने टैक्सेस कंसीडर नहीं करे बिकॉज हम देख रहे हैं इनकम अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर को कंसीडर ना करें तो. So total income, that is wages and profits. So total income in the form of wages 25,000, total income in the form of profits, profit of oranging 20,000, profit of juicing 5,000, total 50,000. तो बच्चा कहता है सर व्हाट अबाउट अगर थ्री सेक्टर हो? मैंने कहा मतलब कि सर अगर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो तो कोई दिक्कत नहीं. अगर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है तब इनकम मेथड कैसा दिखेगा? वेजेस अगेन 25,000, प्रॉफिट ऑरेंज इंक का कितना था? 20, 5,000 टैक्स चला गया, बचा 15,000. जूस इंक का प्रॉफिट कितना आया था? 5,000 देयर एंड 5,000 में से 2,000 का टैक्स दिया तो 3,000. ठीक है. सो वेजेस 25,000, प्रॉफिट ऑफ ऑरेंज इंक 15,000, प्रॉफिट ऑफ जूसिंग 3,000. बट गवर्नमेंट इज ऑल्सो गेटिंग अ सॉर्ट ऑफ इनकम हियर इन द फॉर्म ऑफ टैक्स which is 7,000. So 25 wages, 15 oranging profits, 3,000 juicing profit, 7,000 income to the government in the form of tax. Total still turns out to be 50,000 rupees. तो ये तो था इनकम मेथड. अब हमारा जो ड्यूटी है हमें प्रूव करके दिखाना होगा कि तीनों मेथड सेम आंसर देंगे, दैट इज इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. लेट्स गो फॉर इट गाइस. प्रोडक्ट अप्रोच. वेल, प्रोडक्ट अप्रोच में हम वैल्यू एडिशंस निकालेंगे ऑरेंज इंक और जूसिंग के. तो फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट आप देखें अगर ऑरेंज वालों का तो 35,000 था. कैसे? 10,000 इन्होंने बेचा था पब्लिक को, 25,000 जूसिंग को, बट दे हैव नॉट यूज एनी इंटरमीडिएट गुड, सो दैट्स वाई 0, दैट्स 35,000. व्हाट अबाउट जूसिंग? मेरे बच्चा वैल्यू ऑफ आउटपुट 40,000. यहाँ से देखो ना, जूस पब्लिक को कितने का बेचा? 40, लेकिन इन्होंने इंटरमीडिएट गुड यूज़ किया है. इन्होंने ऑरेंज यूज़ किए 25,000 के टू मेक अ जूस उससे, और फिर वो 25,000 इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करा, बच्चा 15,000. मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू एडिशन ऑरेंजिंग 35,000, वैल्यू एडिशन जूसिंग 15,000, टोटल 50,000.
अब बात करते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच की। बच्चों, हेयर वी सी द अमाउंट स्पेंड बाय ऑल अल्टीमेट यूजर्स ऑफ आउटपुट और अमाउंट स्पेंड ऑन फाइनल गुड्स। मेरे बच्चों, इन दिस एग्जाम्पल दो ही फाइनल गुड दिख रहा है, संतरा और जूस। तो संतरा अगर पब्लिक ने सीधे सीधे कंज्यूम किया तो 10,000 रुपये का, जूस कंज्यूम किया तो 40,000 रुपीज़ का, जो मार्केट रेट है मेरे प्यारे बच्चों। सो दैट्स हाउ ऑरेंज 10,000, ऑरेंज जूस 40,000 एंड टोटल एक्सपेंडिचर बच्चों इज 50,000 रुपीज़. So as we have seen, income method total was 50,000, product method total was 50,000, expenditure method total was 50,000. तो अगर हमें इसको थोड़ा theoretically देखना हो कि why all these three methods are giving same answer, आइए देखते. So why all the approaches give same answer? First, observe that the market value of goods and services produced in a given period is by definition equals the amount that the buyers must spend to purchase them. Like orange juice has a market value of rupees 40,000 because that is what the people are willing to spend to buy it. So therefore, product approach which measures market value and the expenditure approach which measures spending must give the same measure of economic activity. Next, observe that what the seller receive must equal what the buyer spent because one's expenditure is another's income. So in short, total production which is equal to total expenditure which is equal to total income, or total production is equal to total income is equal to total expenditure. आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला टॉपिक है प्रोडक्ट अप्रोच टू मेजर जीडीपी. ठीक है, ये जो आप स्कूल्स में करते थे 11th-12th के अंदर, 12th के अंदर, तो वैसा नहीं है. वहाँ पर आपको सिर्फ बोल दिया जाता था आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल गिव यू जीडीपी, एमपी एंड थिंग्स लाइक दैट. यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, डिटेल में थोड़ा. सो आइए शुरू करते हैं. प्रोडक्ट में अप्रोच डिफाइंस जीडीपी एज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस विद इन अ नेशन ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम. तो सवाल उठता है वाई मार्केट प्राइस. यहाँ पे बोले ना मार्केट वैल्यू, तो वाई मार्केट वैल्यू. सो कहते हैं द एडवांटेज ऑफ यूजिंग मार्केट वैल्यू इज दैट इट अलाउज एडिंग द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. एग्जाम्पल से सिखाता हूँ. For example, an economy produces 7 cars and 100 pairs of shoes. Adding the number of cars and shoes to get 107 would not make much sense because cars and shoes are not of equal economic value. But suppose each car sells for 20,000 rupees and shoes rupees 60 per pair. Here the total market value will be 1,46,000. तो it's better to say कि मैंने GDP बनाया equals 1,46,000 rather than saying 107 goods बनाए, because उसमें से 100 goods अलग नेचर के हैं, 7 goods अलग नेचर के हैं, और यहाँ तो सिर्फ 2 गुड्स की बात हो रही है. इन इकॉनमी मिलियंस ऑफ गुड्स आर प्रोड्यूस, तो आप सबको कैसे एडअप करोगे, एंड एडअप कर भी लो तो आपको पता है उन सबकी नेचर अलग अलग है. सो इट्स एडवाइजेबल दैट कोई कॉमन डिनोमिनेटर ले लें इन चीज़ों के लिए, विच इज़ मनी, मार्केट वैल्यू. Therefore, using market value makes sense because it takes into account differences in the relative economic importance of different goods and services. Are there any problems using market value? Well, a lot. आइए शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स. क्या प्रॉब्लम है मार्केट वैल्यू लेने पर? A problem with using market values to measure GDP is that some useful goods and services are not sold in formal markets, thus these are ignored while calculating GDP, such as homemaking, child rearing services performed without pay. Obviously अगर ये with pay होती तो वो आती, लेकिन without pay जो घर के हाउसवाइफ के सर्विसेज हो गई या फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज तो प्रोड्यूस हो रहे हैं, बट देन वो काउंट नहीं कर सकते हम जीडीपी में बिकॉज दे डोंट हैव अ मार्केट प्राइस. So similarly, because of the benefit of clean air and water are not bought and sold in the market, actions to reduce pollution or improving environment quality are not reflected in GDP. तो वो externalities वाला भी आप GDP में include नहीं कर सकते. Externalities पे डिटेलिंग आपको आपके इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेम 4 में दूंगा. अभी ज़्यादा जल्दी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेम 4 निकाल सकते हैं. माइक्रो मैक्रो दोनों में ही मिलेगा आपको एक्सटर्नैलिटीज़. डिटेल में माइक्रो में मिलेगा. यस, यू हर्ड इट राइट, माइक्रो में मिलेगा. यहाँ पे हम माइक्रो में पढ़ रहे हैं. थर्ड है बेटा, अंडरग्राउंड इकोनॉमी इंक्लूड्स बोथ लीगल एक्टिविटी हिडन फ्रॉम गवर्नमेंट लाइक कैश पेमेंट. एक बात बताओ, अगर आप कैश में पेमेंट करते हो, कैश में सामान खरीदते हो, असेट्स वगैरह खरीदते हो, तो उसकी पेपर ट्रेल नहीं है. पेपर ट्रेल नहीं है यानी वो इन अ वे गवर्नमेंट से हिडन है एक्टिविटी. एंड इलीगल एक्टिविटी लाइक स्मगलिंग, ड्रग डीलिंग, वेल दे आर पार्शली इनकॉर्पोरेटेड इन जीडीपी. इसमें क्या करते हैं, जो स्टैटिस्टिशियंस होते हैं ना, वो एक इम्प्यूटेड वैल्यू ले लेते हैं और उसको जीडीपी में काउंट करते हैं, बट स्टिल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ सकती बिकॉज मार्केट प्राइस नहीं है इनका. The fact that most government services are not sold in market implies a lack of market values to use when calculating the government's contribution to GDP. एग्जाम्पल देता हूँ. सपोज गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल बनाया, आप किसी को मिलने गए थे वहाँ पर, आपने हॉस्पिटल देखा, आपने कहा वाह वाह दिल आ गया यहाँ पर, तो आपने बोला प्रॉपर्टी डीलर को, भाई इस गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रेट पता करो, आई वॉन्ट टू बाई इट. क्या आप खरीद सकते हो?
नो बेटा, गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जो डू नॉट हैव अ मार्केट प्राइस। तो बच्चा कहता है अगर मार्केट प्राइस से नहीं है तो मत लो। तो एक बात बताओ, आप मार्केट प्राइस तो बहुत कर रहे हो। जीडीपी की डेफिनेशन क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस। अब ये तो मानोगे वो नया गुड तो प्रोड्यूस हुआ है, नई बिल्डिंग तो बनी है, बट सर मार्केट प्राइस नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का निराकरण कैसे किया जाए वो देखिए। द सोल्यूशन दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड इज टू वैल्यू गवर्नमेंट सर्विसेज एट देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी इनका मार्केट प्राइस नहीं है ना, बट जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो तो आपके पास है ना भाई। ठेकेदार को इतने पैसे गए, रॉ मटेरियल इतने का लगा, इतनी सर्विसेज के पैसे गए, वो काउंट कर लो। तो 4 प्रॉब्लम्स क्या है बेटा? पहला, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक फैमिली मेंबर्स वाली वो आ ही नहीं सकते बिकॉज दे डोंट हैव अ मार्केट प्राइस। एक्सटर्नलिटीज आ ही नहीं सकती क्योंकि दे डोंट हैव अ मार्केट प्राइस। अंडरग्राउंड इकोनॉमी पार्शियली आ सकती है बिकॉज इंप्यूट करनी पड़ेगी वैल्यू। और गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं विच डू नॉट हैव अ मार्केट प्राइस, तो उनको हमने उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जीडीपी में काउंट करना है। अब आता है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। यस आई नो, आपको देखते ही लगेगा अरे हम तो चैंपियन है, इसमें चैंपियन है। चैंपियन हो तो चलो एक बात बताओ फिर। ये वही एग्जाम्पल है जो स्कूल्स में आपने करा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर भी बच्चे फंस जाते हैं। सर कौन सा एग्जाम्पल है? अभी बताता हूँ। सपोज एक टीचर है, वो डस्टर यूज़ कर रहे हैं और वो चॉक्स भी यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही उनको लेक्चर देने में हेल्प कर रहे हैं। देखिए दोबारा से, चॉक यूज़ कर रहे हैं, डस्टर यूज़ कर रहे हैं, दोनों ही उन्हें उसमें हेल्प कर रहे हैं सर्विस करने में, फाइनल लेक्चर देने में। यस सर। जिस डेस्क पे तुम बैठते हो क्लास में, वो भी वो फाइनल सर्विस हेल्प कर रही है, फाइनल सर्विस को डिलीवर करने में हेल्प कर रहा है। हाँ। इंटरमीडिएट गुड्स आपने ये रटा हुआ है, दोज विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, तो मेरे को ये बता दे, चॉक डस्टर इंटरमीडिएट है, डेस्क इंटरमीडिएट है, दोनों इंटरमीडिएट है, ये दोनों इंटरमीडिएट नहीं है। सर दोनों इंटरमीडिएट है, बिल्कुल गलत। इंटरमीडिएट है चॉक एंड डस्टर, डेस्क नहीं है। क्या बात करो, डेस्क के बिना कैसे फाइनल सर्विस होगी? मेरी बात सुन, इंटरमीडिएट गुड की डेफिनेशन वो नहीं है जो तू बोल रहा है। इंटरमीडिएट गुड की डेफिनेशन है दोज विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज बट दे देमसेल्व्स आर यूज्ड अप इन द सेम ईयर और सेम प्रोसेस। तो वो जो चॉक डस्टर है वो 1 साल तक कहाँ चलेंगे? वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन डेस्क सालों साल चलेगा। तो ऑल दो इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स, अदर सर्विस, दैट इज डेस्क, बट स्टिल इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड। एक और एग्जाम्पल, चल बेटे बात को समझ। मशीन की हेल्प से मैं गुड बनाता हूँ। हाँ सर बनाते हो, वो इंटरमीडिएट हुआ या फाइनल? सर फाइनल। क्यों? क्योंकि वो यूज़ तो हो रहा है अदर गुड बनाने में, लेकिन खुद यूज्ड अप उस ईयर में या उस प्रोसेस में नहीं हो रहा। अब तूने पता है कैसे कर रखा है? तूने रट्टा मार रखा है, कैपिटल गुड फाइनल गुड होएगा, ऐसे ऐसे। सिंपल बात है, परिभाषा ठीक करो, डेफिनेशन ठीक करो। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज एंड दे देमसेल्व्स आर यूज्ड अप इन द सेम प्रोसेस और इन द सेम ईयर। आइए पढ़ते हैं। So intermediate goods and services are those used up in the production of other goods and services in the same period that they themselves were produced. For example, wheat used by bakery. Final goods and services are the end product of a process. For example, bread produced by the bakery. Capital goods such as machine should be treated as final good, although it is used to produce other good, but it is not used up in the same year. Same with inventory investment like raw material, semi-finished good, final good is also treated as final goods because the increased inventory imply greater productive capacity in the future. यानी change in investment, that is inventory investment and कैपिटल गुड क्या ट्रेड करने? फाइनल गुड। आइए जीएनपी वर्सेस जीडीपी। जीएनपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द करंट पीरियड। जीडीपी इज द प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ कंट्री। अब जब 12th में आप करते थे तो जीडीपी मतलब डी, डोमेस्टिक, पता है क्या करते थे? सर डोमेस्टिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पीपल, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। मैंने कहा सांस तो ले ले। कह रहा नहीं मैं 4 कंपोनेंट्स भी बताऊंगा। मैंने कहा चल वो भी बता। सर टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस, शिप्स, एयरक्राफ्ट एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स बिटवीन 2 or more countries, embassies, consulate, military bases etc. located abroad but excluding the foreign ones located within the domestic territory, fishing vessels, oil and natural gas rigs, fishing floating platforms operated by residents and in international waters or other areas over which our country has exclusive rights। मैंने कहा गुरुदेव क्या कर रहे हो आप? कह रहा सर मैंने याद करा, मैंने रटा हुआ है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी 12th में आप ये करते थे, अब इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं। सिंपली डोमेस्टिक का मतलब प्रोडक्शन टेकिंग प्लेस विद इन योर कंट्री। और जीएनपी में आपको टीचर ने बोला था इसमें नॉर्मल रेजिडेंट टर्म लगा देना, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स। ठीक है,
ड्यूरिंग अ ईयर। तो यहाँ पर उसको ऐसे नहीं देखना, उसको देखना है जीएनपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज न्यूली प्रोड्यूस बाय डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यू ऑफ रोड्स बिल्ड बाय यूएस कंस्ट्रक्शन कंपनी इन सऊदी एज मेजर्ड बाय द फी दैट द कंस्ट्रक्शन कंपनी रिसीव्स फ्रॉम Saudi government is counted in US GNP but not in US GDP. Similarly, the portion of the value of German cars built in US which is attributable to German capital and management counts in German GNP and not US GDP. अच्छा, एक टर्म आ गई NFP। भाई घबराइयो मत, NFP और NFI सेम बात है। NFP NFI का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो सर ये तो NFI का फॉर्मूला था जो हमने 12th में किया था, जो हमने रटा था। हाँ, तो NFI का फुल फॉर्म क्या है सर? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NFP भी वही है काका, इज जस्ट दैट नेट फैक्टर पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं उसको। सेम है, इतना गर्म मत हो, इतना गुस्सा ना खा। Expenditure approach to measure GDP. Well, the expenditure approach measures GDP to the spending on total spending on the final goods and services produced within a nation during a specific period of time. Four major categories of spending are added to get GDP. They are consumption, investment, government purchase, net exports. Put in symbol y is equal to GDP, y is equal to C plus I plus G plus NX. अभी ना मैं तेरे को वो बता रहा हूँ जो रीडिंग्स में है। मैं अभी तेरे को एक शॉर्टकट बताऊंगा जो किसी किताब में नहीं मिलेगा, मज़ा आ जाएगा तेरे को, उससे समझाएंगे। बट पहले तेरी थ्योरी खींच लेते हैं रीडिंग्स की। कंजम्पशन, इट रेफर्स टू स्पेंडिंग बाय डोमेस्टिक हाउस होल्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग दोज प्रोड्यूस अब्रॉड। तो सी में CD CF दोनों आ जाते हैं। CD मतलब कंजम्पशन ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड, CF मतलब कंजम्पशन ऑन फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स। कंजम्पशन तीन टाइप के हैं, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। इन्वेस्टमेंट, इट इंक्लूड स्पेंडिंग बाय न्यू कैपिटल गुड्स फॉर न्यू कैपिटल गुड्स कॉल्ड फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड इंक्रीज इन फर्म्स इन्वेंट्री लाइक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये भी IDIF दोनों होता है, यानी इन्वेस्टमेंट ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड पे भी हो सकता है, IF इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स पे भी हो सकता है। गवर्नमेंट परचेजेस, वेयर इट इंक्लूड्स एनी एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट फॉर अ करेंटली प्रोड्यूस गुड और सर्विस, अगेन GDGF। Note, transfer payments such as welfare payment are not counted in GDP. Similarly, interest payment on national debt is also not counted. Net exports. Exports are the goods and services produced in domestic country that are purchased by foreigners. Imports are the goods and services produced abroad that are purchased by the country's residents. Symbolically, NX. अब देखो क्या लिखा है, y is equal to C plus I plus G plus NX। हाँ, थ्योरी बता दी। हाँ, अब मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। भाई आपने कुछ आउटपुट बनाया, ठीक है, वो आउटपुट या तो डोमेस्टिकली बिकेगा या फॉरेन में बिकेगा। यस सर। अब मेरे भाई जो डोमेस्टिक में बिकेगा आउटपुट को वाई कह देता हूँ, वो हो जाएगा CD ID GD। जो बाहर बिकेगा वो हो जाएगा एक्सपोर्ट्स। कंजम्पशन ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड, इन्वेस्टमेंट ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। अब देख तू कमाल, CD को लिख रहा हूँ C माइनस CF, ID को लिख रहा हूँ I माइनस IF, GD को लिख रहा हूँ G माइनस GF। ये एक्सपोर्ट एज इट इज। सॉरी ये कैसे लिख सकते हो आप सर, कैसे, हाउ डेयर यू। अबे भाई इतना गुस्सा ना करा कर, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। C क्या होता है CD प्लस CF, तो CD क्या हो जाएगा C माइनस CF। I क्या ID प्लस IF, तो ID क्या हो जाएगा I माइनस IF। सेम विद G। ये करा है मेरे भाई, तू ऐसे गुस्सा खा रहा है यार। अब Y इज इक्वल टू C I G, ये एक तरफ कर देता हूँ, एक्सपोर्ट्स एक तरफ कर देता हूँ, ये हो जाएगा CF एक तरफ, IF एक तरफ, GF एक तरफ। हाँ सर, CF क्या है सर? कंजम्पशन ऑन फॉरेन प्रोड्यूस गुड। IF क्या है सर? इन्वेस्टमेंट ऑन फॉरेन प्रोड्यूस गुड। GF क्या है सर? गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन फॉरेन प्रोड्यूस गुड्स। बहुत बढ़िया। सो Y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X, इसको टोटली इम्पोर्ट बोल देते, तो ये क्या बना, Y इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। अरे बाबा ये क्या बना दिया सर आपने? मैंने कुछ नहीं बनाया, मैंने यही बनाया, देखो। क्लियर? कूल। एक बात यहाँ पे और बताते चलो, ताकि जब तू मेरे नोट्स या रीडिंग्स पढ़े तो तेरे को दिक्कत ना हो। बेटे गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में ना गवर्नमेंट कंजम्पशन, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट दोनों आ जाता है। यानी यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट आप मेंशन करोगे ये सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है बच्चा? चलो अब आते हैं जी इनकम अप्रोच टू मेजर GDP। तो इनकम कमाने के जरिए compensation of employees. It includes wages, salaries, employers' contribution to social security. Proprietor's income, it refers to the income of non-incorporated self-employed, for example dentist, X-ray machine, proprietor's income. Labor capital दोनों, लाइक एक डॉक्टर है अपना क्या बोलते हैं क्लिनिक खोल के बैठा है, तो वो आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है रेंटल इनकम, इट रेफर्स टू द इनकम अर्न्ड बाय इंडिविजुअल्स who own land or structures that they rent to others,
Corporate profits are the profit earned by corporations and represent the remainder of corporate revenue after wages, interest, rent and other costs have been paid. Corporate profit are used to pay taxes levied on corporations such as corporate income tax and to pay dividends. The rest of the corporate profit after taxes and dividend called retained earnings. तभी आपको 12th क्लास में जब टीचर ने न्यूमेरिकल रटवाया था, मैं बार बार कह रहा हूँ रटवाया था क्यों, क्योंकि आपको एक बता दिया था कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय ऐड कर दो, ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर दो, मिक्स्ड इनकम ऐड कर दो, एनडीपीएफसी आ जाएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड कर दो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऐड कर दो, नेट एक्सपोर्ट्स ऐड कर दो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऐड कर दो, जीडीपीएमपी आ जाएगा। ग्रॉस की जगह नेट दिया तो एनडीपीएमपी आ जाएगा। ये रटाया आपने। अब यहाँ पे लॉजिक समझ लो, जब इनकम मेथड आप करते हो तो आपने 12th में एक बात समझी थी, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट टैक्स प्लस डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये वही है, ठीक है। अगला है नेट इन्वेस्टमेंट। वेल यहाँ पर नेट इंटरेस्ट आई शुड से, नेट इंटरेस्ट इज द इंटरेस्ट अर्न बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम बिजनेसेस एंड फॉरेन सोर्सेज माइनस इंटरेस्ट पेड। Taxes on production and import, government के लिए income. Taxes on production and imports include indirect business taxes such as sales, excise tax that are paid by business to government as well as custom duty, and taxes on residential real estate and motor vehicle licenses paid by household. Business current transfers. These are the payment made by businesses to individuals or government or foreigners for charitable donation, insurance payment. Current surplus of government enterprises, it is essentially the profit of businesses that are owned by the government like water, electricity, sewer company. So in addition to the 8 components of national income just described, three other items are also there. स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, जो कहता है कि कभी कभी ना प्रोडक्शन मेथड और इनकम मेथड में आंसर अलग अलग आ जाता है। डिटेलिंग आप मेरे नोट्स में पढ़ सकते हैं। डेप्रिसिएशन एनएफपी, ये भी आप डिटेलिंग नोट्स में से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। अगला है जी प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर इनकम। Well, the income of the private sector income, known as private disposable income, measures the amount of income the private sector has available to spend. In general, as for an individual family, the disposable income of the private sector as a whole equals income received from private sector activity plus payment received by the private sector from the government minus taxes. तो basically formula है बेटा Y, that is टोटल आपने जो इनकम कमाई जीडीपी प्लस एनएफपी जो बाहर से पैसे आए नेट प्लस ट्रांसफर रिसिप्ट जो गवर्नमेंट ने आपको कुछ पैसे दिया अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस वगैरह, इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट है, ये दिमाग में रखना, और टी टैक्सेस। सो द पार्ट ऑफ जीडीपी दैट इज नॉट एट द डिस्पोजल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज द नेट इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की इनकम कैसे निकालेंगे बच्चों? टैक्सेस जो उसकी मेन इनकम है माइनस टीआर जो उसने पे किया होगा अलाउंस वगैरह माइनस इंटरेस्ट जो उसने पब्लिक डेट पे किया होगा पब्लिक को। Saving and wealth. Well, the value of asset minus the value of liability is wealth. As for a household, the economic well-being of a country depends not only on the income but also on the wealth. Wealth पूरे देश की कहलाती है national wealth. An important determinant of wealth is the rate of saving. The rate at which national wealth increases depends on the rate at which individuals, businesses and government in the economy save. तो जितनी saving करेंगे उतनी ज़्यादा wealth create होगी. Thus, rates of saving and wealth accumulation are closely related. Measures of aggregate saving. Saving of any economic unit is the unit's current income minus its spending. The saving rate of an economic unit is the saving divided by its income. 3 important measures are private saving. तो डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन, डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला पहले लगाया था। गवर्नमेंट सेविंग, गवर्नमेंट की इनकम माइनस गवर्नमेंट परचेज, ये भी पहले लगाया था। अनदर मोर फेमिलियर नेम फॉर गवर्नमेंट सेविंग इज द गवर्नमेंट बजट सरप्लस। सो गवर्नमेंट बजट सरप्लस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब दिस सेम कैन बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। सो व्हेन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर लेस देन गवर्नमेंट आउटलेस, ऑब्वियसली द डिफरेंस इज कॉल्ड एज बजट डेफिसिट। नेशनल सेविंग, दोनों को ऐड करके ये हमारे पास नेट में आ गया, ये वाला प्राइवेट सेविंग और गवर्नमेंट सेविंग को ऐड किया, वी गेट दिस। अब जो ये टॉपिक है यूजेस ऑफ प्राइवेट सेविंग, ट्रस्ट में दिस इज दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पेपर में बहुत आता है, सो ध्यान से सीखेंगे। तो अब आप बताओ, आपने क्या बोला? नेशनल सेविंग इज वाई प्लस एन एफ पी माइनस सी जी। वाई जी डी पी था, जी डी पी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, उसको रिप्लेस किया। सिंप्लीफाइंग दिस वी गेट दिस, आराम से देखिए। नाउ द एक्सप्रेशन फॉर नेशनल सेविंग इन द अबव इक्वेशन कंटेन्स द टर्म एन एक्स प्लस एन एफ पी, जो कि नेट एक्सपोर्ट्स और एन एफ पी है, उसको हम कहते हैं करेंट अकाउंट। तो दिस हैज़ बीन रिप्लेस विद दिस। नाउ दिस इज नेशनल सेविंग, टॉपिक है यूजेस ऑफ प्राइवेट सेविंग, ये नेशनल सेविंग है। नेशनल सेविंग कंप्राइजेज ऑफ प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। तो अगर मुझे प्राइवेट चाहिए तो इस नेशनल सेविंग में से गवर्नमेंट सेविंग माइनस करूँगा, एंड दैट्स प्रिसाइजली व्हाट आई एम हियर टू डू।
So we now have an expression for national saving. So our goal is for expression for private saving. तो ये हमने बना दिया. Uses, आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं सेविंग, आप गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए अपनी सेविंग का यूज़ कर सकते हैं, और करंट अकाउंट यानी बाहर से सामान खरीदने के लिए भी अपने प्राइवेट सेविंग का यूज़ कर सकते हैं. एक बार देख लीजिए बच्चों. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. नेक्स्ट इज रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी. इसके बारे में तो ज़्यादा क्या ही बताएं, बच्चों को काफ़ी पता ही होता है, 12th में ही उन्होंने किया होता है. चलिए फिर भी बात कर लेते हैं रियल एंड नॉमिनल जीडीपी. वेल, इन जनरल एन इकोनॉमिक वेरिएबल दैट इज मेजर्ड बाय द प्राइसेस ऑफ बेस ईयर इज कॉल्ड अ रियल वेरिएबल, एंड रियल इकोनॉमिक वेरिएबल measures the physical quantity of economic activity. Specifically, real GDP are called constant dollar GDP, measures the physical volume of an economy's final production using the prices of the base year. Nominal GDP, current dollar GDP, और dollar value of an economy's final output measured at current market prices. मेरे बच्चों, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल से आपको सिखाता हूँ. ठीक है, सपोज बच्चों we've got 2020 as base year, 2021 as current year. Suppose price is 10, output is 100 here, here price is 20 and output is 300. तो बच्चे अगर मैं नॉमिनल जीडीपी निकालूँ यहाँ पर 2021 का, तो इज गोइंग टू बी 20 इंटू 300. ठीक है, 6000. अगर मैं रियल जीडीपी निकालूँ तो बेटा मैं प्राइस प्रीवियस ईयर का लूँगा राजे, और आउटपुट इस ईयर का यानी 3000. तो बच्चा कहता है इसका यूज़ क्या है, मैं बताता हूँ ना यूज़ क्या है. अगर यहाँ की नॉमिनल जीडीपी में निकालूँ 10 इंटू 100 तो कितना हुआ ये 1000. तो आप मुझे बताओ, अगर आप 20 को 21 से कंपेयर करोगे, क्या आपकी इकॉनमी 6 टाइम्स बढ़ी है या 3 टाइम्स बढ़ी है? 3 टाइम्स ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आउटपुट का चेंज देखा जाता है. एक एग्जांपल देता हूँ. चलो, एक बंदा था, वो ना 10,000 रुपीज़ कमाता था, 4 रोटी खाता था. ठीक है, इनकम बढ़कर 12,000 हो गई. हम बड़े खुश, हमने कहा पार्टी दे दे यार. तो उसने हमें गालियाँ दे के भगा दिया, कहता भागो यहाँ से. मैंने कहा भाई पार्टी नहीं देनी, कोई बात नहीं, ऐसे मिसबिहेव तो ना कर. कहता मुझे सब पता है, मेरे जले पे नमक छिड़कने आया हो. मैंने कहा पागल हो गया है क्या, हमें क्या पता. कहता है मैं सिर्फ 3 रोटियाँ खा पाता हूँ. मैंने कहा क्या बात कर रहा है, जब 10,000 कमाता था 4 रोटी खाता था. कहता हाँ. मैंने कहा अब तेरी इनकम 12,000 होगी. कहता हाँ. कहता बट मैं रोटी 3 खा पाता हूँ. मैंने कहा क्या यार पेट खराब हो गया तेरा. कहता है पेट नहीं खराब हो गया, महंगाई हो गई है, प्राइस बढ़ गए हैं, रोटी महंगी हो गई है. तो आप कहोगे फिर ये एग्जांपल यहाँ पे क्या यूज़ है? यूज़ है ना मेरे भाई. अगर तू नॉमिनल जीडीपी देखेगा तो उसमें प्राइस का इंक्रीज भी आ रहा है. प्राइस का इंक्रीज नहीं देखा जाता ग्रोथ के लिए, सिर्फ आउटपुट का इंक्रीज देखा जाता है. आउटपुट 3 टाइम्स हुआ है ना, हाँ, तभी जीडीपी 3 टाइम्स ही बेटर इंडिकेटर होगा. उसकी रोटियां कितनी बड़ी हैं, 4 रोटी से फालतू वो खा पा रहे कि नहीं, वो बताएगा कि वो बेहतर हुआ या नहीं. प्राइस इंडेक्स, बेसिकली प्राइस इंडेक्स इज जस्ट जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100. मेन इसका यूज मैं न्यूमेरिकल्स में सिखाऊंगा बच्चों. इंटरेस्ट रेट्स, ये आपको 3rd सेम में भी बहुत काम आएगा और 6th सेम में भी बहुत काम आएगा, इसलिए ध्यान से सीखना. An interest rate is a rate of return promised by a borrower to a lender. If, for example, the interest rate on 100 is 8%, the borrower has promised to repay the lender rupees 108. तो दैट्स नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन. एग्जाम्पल दूँ? दो सर. सपोज बेटा आपने बैंक में पैसे सेव करने, आपको उसने बोला 10% इंटरेस्ट देंगे और इन्फ्लेशन उस साल में हो जाएगा 12%. तो आप बताओ आपको फ़ायदा है कि नुकसान? नुकसान. तो रियल इंटरेस्ट रेट. अगला एक्सपेक्टेड रियल इंटरेस्ट रेट, जिसमें हम इन्फ्लेशन ना लेके एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन लेते हैं. और यही सबसे इंपॉर्टेंट है. बच्चा कहता है कैसे? देख बेटा, जब मैं सेव करने जाता हूँ बैंक में या कहीं पर भी, तो मुझे ये तो पता है कि मुझे इंटरेस्ट रेट क्या मिलेगा, पर मुझे ये थोड़ा ना पता है कि उस साल में इन्फ्लेशन कितनी होगी. तो मेरी एक एक्सपेक्टेशन होती है मेरा बच्चा, उसके हिसाब से मैं डिसाइड करता हूँ वेदर आई शुड बी सेविंग और नॉट. तो सपोज वही एग्जाम्पल है कि मुझे 10% इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन कमिंग ईयर में 7% होगी, तो मैं सेव कर लूँगा, 3% का फ़ायदा आ रहा है. अगर मुझे लगता है वो 10% से ज़्यादा हो जाएगी इन्फ्लेशन, तो मैं नहीं करूँगा. तो बच्चा कहता है सर व्हाट इफ अगर आपकी एक्सपेक्टेशन गलत हो गई तो 3rd सेम मैक्रो में पढ़ाऊंगा रैशनल एक्सपेक्टेशन करके टॉपिक, तब मैं तुझे बताऊंगा क्यों नहीं गलत होगी तेरी. और ज़्यादा अभी खुजली हो रही हो तो सेम 3 की प्लेलिस्ट में जा, मैक्रो इकोनॉमिक्स खोल, रैशनल एक्सपेक्टेशन, वो पढ़ डाल. ठीक है. सो बेटा तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी यार. खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये तो मेरा नंबर है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर लेना, मैं तुम्हें सारे नोट्स भेज देता हूँ. कोई पैसे नहीं है यार, पैसे बस तो पढ़ाई कर वो है हमारे. उसमें नोट्स भी होगा, उसमें बैक क्वेश्चन सॉल्व भी होंगे, उसमें MCQs भी होंगे, और
कोई डाउट हो तो भी ये नंबर तेरे पास है, तेरे को ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उस ग्रुप में हम डाउट सेशन लेते रहते हैं बेटे। दूसरी खुशखबरी, नेशनल इनकम खत्म, आधे घंटे के अंदर पूरा नेशनल इनकम जिसका हुआ काटा जाता है, नेशनल इनकम ये, नेशनल इनकम वो, आधा घंटा लगाया आपने, पूरा नेशनल इनकम खत्म। रीडिंग्स पूरी खोल के देख ले, शुरू से एंड तक सब खत्म।